हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम अगेन बच्चे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं आज। थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर मिसिंग एलिमेंट जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों में बिल्कुल ऐसा रहता है, सर सीएफएस क्या है, सीएफएस समझ नहीं आ रहा है, सीएफएस के कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते हैं, स्कूल्स में हुआ वहां पर समझ में नहीं आया। बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं सीएफएस में। आप अब मेरे साथ अगले 3-4 वीडियोस तक बने रहो और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाला है। मैं आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें क्लियर करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की जो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा सीएफएस का। आपको इसके बेसिक्स पता चलेंगे कि कैश फ्लो के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ भी रटाऊंगा नहीं। एवरी एंड ईच एलिमेंट मैं आपको ऐसे क्लियर करूंगा कि आप सीएफएस करने में कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हॉट टॉपिक के अंदर है ये भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। It is prepared as per AS3 रिवाइज। सर AS3 क्या है बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसा कि नाम है कैश फ्लो, फ्लो का मतलब आना जाना। तो इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज आपको अभी पता चल जाएंगी कि ये क्या क्या पर कहां शो करता है। ये कैश फ्लो शो करता है, कैश का आना जाना शो करता है। सर कैश से आपका मतलब? बच्चे कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्वलेंट। आप लोगों ने बैलेंस शीट में शुरू में ही पढ़े थे कैश एंड कैश इक्वलेंट, जहां आपको अच्छे से पता है। मैंने आपको बोला था कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, या फिर कोई ड्राफ्ट हो, बैंक ड्राफ्ट चेक होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं आपने कर रखी हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट टू कैश ही मानी जाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिए जाते हैं। तो सीएफएस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर कैश का आना और जाना दिखाया जाता है। कैश का आना और जाना दिखाया जाता है इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज क्या है मेरे बच्चों? इन एक्टिविटीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 एक्टिविटीज जाननी। सर कौन कौन सी? सबसे पहली एक्टिविटी है मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। सर क्या क्या फर्क है तीनों में? बच्चे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये रिलेटेड टू बिजनेस है, ये रिलेटेड टू बिजनेस यानी कि ऑपरेशनल, रिलेटेड टू ऑपरेशन, जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है। ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये क्या शो करती है? सर ये परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को शो करती है। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेटा ये शेयर को, डिबेंचर को, लोन और डिविडेंड, कुछ इस तरह की बातें इसके अंदर की जाएंगी। मैं आपको बहुत बेटर बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहो बस। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है आपकी? बच्चे वैसे तो इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है, वैसे तो इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
मेथड कोई सा भी हो, मेथड कोई सा भी हो, इन दोनों एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना, इसके हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज होती है बस। लेकिन आपकी बुक में ना ये डायरेक्ट मेथड है नहीं, लेकिन कल को जब आप बीकॉम करोगे या सीए करोगे ग्रेजुएशन में, तो आपको वहां पर दोनों मेथड मिल जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, बदलता केवल ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमारी किसी काम की बात है नहीं, तो हमें तो केवल इनडायरेक्ट मेथड पे बात करनी है। तो इसलिए हम 12th में यूजुअली बताते ही नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट वगैरह क्या है, हम नॉर्मली बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या इनफ्लोज हो सकते हैं और क्या क्या आउटफ्लोज हो सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बैलेंस शीट से करना है हमें काम तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं ना। जैसे किसी बिजनेस का मेन काम क्या होता है? सेल होता है। और कहां कहां से पैसा आता होगा? सर कलेक्शन आती होगी डेटर से, डेटर से कलेक्शन। सर और कुछ? हाँ कुछ और भी हो सकता है। कुछ जैसे आपने कोई जगह दे रखी हो रेंट वगैरह पे, वहां से कुछ रेंट रिसीव हो रहा हो, या कोई कमीशन रिसीव हो रहा हो, ट्रेडिंग कमीशन वगैरह। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा इसमें। तो इस तरीके से आउटफ्लो में बेटा बहुत सारे आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। आप मान लो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, या फिर आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल, या फिर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। तो मैं इतना डाइवर्स इनको कहाँ लिखूं? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानना। आप भी इस पे इतना ध्यान मत दो, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान जरूर देना बेटा, ये आपके ध्यान देने की जगह। इन्वेस्टिंग में कब इनफ्लो होगा, कब आउटफ्लो? अब मान लो आपने कोई एसेट्स बेच दी, सेल ऑफ एसेट्स, या आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसका मतलब पैसा आया। या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। या इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपने किसी जगह डिबेंचर शेयर में कर रखी हो, तो वहां पे डिविडेंड भी मिल सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, डिविडेंड रिसीव्ड और पेड में ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। आपने कहीं मार्केट में पैसा लगा रखा है, पैसा आप शेयर या डिबेंचर कहीं तो लगाते हो, अगर कहीं डिबेंचर में लगाया तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर में लगाया तो डिविडेंड आएगा। तो ये बातें आपके साथ हो सकती है। सर आउटफ्लो में क्या हो सकता है? आपने परचेज किया हो, परचेज ऑफ एसेट्स, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास से पैसा चला जाएगा। हाँ सर ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अब सेम हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फोकस कर लेते हैं। फाइनेंसिंग में इनफ्लो कब आएगा, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो कब आएगा? मान लो आपने शेयर इशू करे, आपने शेयर इशू करे, पैसा आ गया। आपने डिबेंचर इशू करे, पैसा आ गया। आपने लोन ले लिया, लोन टेकन, पैसा आ गया। तो जाएगा कब बेटा? जाएगा भी कब? जब आप पे करोगे। मान लो आपने रिडेम्पशन किया, आपने रिडेम्पशन किया डिबेंचर का, या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, या इस लोन पे आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इस लोन पे आप इंटरेस्ट, या फिर जो शेयर इशू कर रखे हैं इनको डिविडेंड पेड कर रहे हो, तो ऐसे केस में तो आपके पास से पैसा जाएगा ना बेटा। तो मैंने अभी आपको तीनों एक्टिविटीज के बारे में बताया। अब एक बच्चा मेरे पास से खड़ा हुआ, ये बोल रहा है सर आप ये बताओ कि हम तीनों एक्टिविटी को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई हमें तीनों एक्टिविटी को अलग अलग करने की? मैंने कहा बेटा इसका जवाब में, अभी चल रहा है नवंबर, और नवंबर में मैंने आपसे बोला स्टूडेंट्स मुझे ना इस महीने 15 लाख रुपए कैश रिसीव हुआ है। आप कहोगे अरे वाह सर क्या बात है, 15 लाख रुपए कैश, आप तो बड़ा अच्छा कमाते हो। मैंने कहा रुक जाओ पूरी बात तो सुन लो जरा। मैंने कहा 10 लाख रुपए की मैंने अपनी हेक्टर बेच दी, मैंने 10 लाख रुपए की एमजी अपनी सेल कर दी, मैंने 4 लाख रुपए का अभी लोन उठाया है बजाज से, बजाज फाइनेंस से 4 लाख रुपए का लोन उठाया है। कहोगे अरे सर आप तो पागल बना रहे हो यार, 15 लाख रुपए आपने 10 की गाड़ी बेच दी, 4 लाख लोन लिया, आप तो 1 लाख ही कमा रहे हैं बिजनेस से सर, आपके तो खर्चे भी नहीं निकलेंगे ऐसे। मैंने कहा यही तो ट्रू पिक्चर है कि मुझे कौन सी एक्टिविटी कहां से मैंने कितना कैश कमाया, मेरे बिजनेस ने मुझे कितना कैश कमा के दिया, मैंने एसेट्स वगैरह से कितना कैश कमाया, और मैंने लोन वगैरह में कितना कमाया। तो ये ट्रू पिक्चर जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर। आपको समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो मैं आपके सामने
एक फॉर्मेट बनाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और आप उस फॉर्मेट के थ्रू मेरे साथ बात करेंगे अच्छे से। तो मैं इसको स्क्रीन को ले जाता हूं, यहां से दूसरे स्क्रीन लेके आएंगे। बेटा एक चीज और, जो मैं फॉर्मेट बनाऊंगा वो मैं बुक के हिसाब से नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी जो मोटिव है वो आपको चीजें क्लियर करने का है। तो आप प्लीज चीजों को क्लियर करना और बेटर समझने की कोशिश करना। यहां हम लिखते हैं डिटेल, और यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर, और यहां हम लिखते हैं इज्जत से कैश फ्लो। सबसे पहला हमारा रहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमारा रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर हमारा रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आपको हर चीज बहुत बेटर समझनी है, आपको हर चीज बहुत बेटर समझनी है, तो आप बिल्कुल इज्जत से फोकस बना के रखें। सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट नंबर 1 में आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बेटा, मैं आपको हर एक आइटम बताऊंगा, सिर्फ आप चीजों पर फोकस कर, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें आप ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, एंड नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो ऑपरेटिंग नहीं है, और कैश में नहीं है, और आपने पी एंड एल में डाले हुए हैं, ये भी बात बताऊंगा, आप उन्हें ऐड करेंगे। सर जैसे, बेटा मैं कुछ लिस्ट आपके सामने यहां लिखने वाला हूं, जैसे कैप्रीशिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और ये सब प्लस ही चल रहा है, मैंने ऊपर, चलो मैं लिख देता हूं साइड में, बाकी यहाँ प्लस लिख दे एक बार तो अंडरस्टूड होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अभी कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर आप ये क्या प्लस करे जा रहे हो, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिख लेना है फॉर्मेट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर इशू एक्सपेंस आपको दे रखे हों, इस तरह का कोई भी नाम। वैसे मैंने एक हेडिंग लिख दी ना, तो इसमें ऑलमोस्ट आप समझ लो सब कुछ आ गया है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं हमें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है बच्चे, इसमें से माइनस करनी है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। अगर कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम है, तो इसमें से माइनस करनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा हो, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपको दे रखा हो। सर जगह कम पड़ गई है आपकी, बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो जादू की को हटा देता हूँ, तो आगे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसा करने के बाद हमें जो यहां मिलने वाला है उसका नाम है ऑपरेटिंग इनकम, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा सिर्फ फॉर्मेट नोट करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट। फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट, और यहां बच जाएगा ऑपरेटिंग इनकम, यहां बच जाएगा ऑपरेटिंग इनकम बिफोर बिफोर टैक्स। सर इसके बाद भी है क्या कुछ ऑपरेटिंग में? नहीं बच्चे, ऑपरेटिंग हमारी खत्म हो गई। और जैसे ही आप ये अमाउंट लेके आएंगे यहां पर, बस उसमें से आप टैक्स पेड माइनस कर देना, टैक्स पेड माइनस कर देना, और आपको पता चल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इतना बड़ा फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का? बेटा बड़ा तो है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, और मैंने ना मैक्सिमम चीजें लिखने की कोशिश की हैं आपके सामने। हालांकि मैं अभी और बात करने वाला हूं, मैं एक एक छोटी छोटी आइटम आपको क्लियर करूंगा, बस आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं आपको टॉपिक ऐसा बना दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कैश फ्लो खत्म भी कर दिया। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सर इसमें क्या होगा? बेटा आपने भी तो पढ़ा था परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो अगर आपने परचेज किया है कोई फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो पैसा गया आपके पास। और अगर आपने सेल किया है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आया। या आपको कोई इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट, तो भी आपके पास पैसा आया। तो आप यहाँ टोटल कर लेंगे, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कैश फ्लो। बेटा यूज्ड भी आता है, अगर माइनस में आता है तो ना वो कहीं भी आ सकता है, उस टेंशन में मत लेना। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई है। तो बेटा तीसरी एक्टिविटी आ गई आपकी अब। सर ये छोटी छोटी सी हैं बाकी तो, हाँ जी सब छोटी छोटी सी हैं। अब आ गया लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है? इसमें आपने जो शेयर इशू करे हैं, प्रोसीड्स जो आई है उनसे, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर, या प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, या प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर या लोन, या फिर इनका रिडेम्पशन कर दिया हो आपने। इनका सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी का तो नहीं होता ना, डिबेंचर या लोन, या आपने कोई डिविडेंड पे कर दिया हो, या आपने कोई इंटरेस्ट पेड कर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर पे। ठीक है, सब माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस, और यहां से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्ट। सर क्या अभी कुछ और भी है? बेटा बस लास्ट है, लास्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सामने लाना है यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनेंसिंग हो गया। अब जो हमारे मुद्दे की बात है अगली, हम करेंगे तीनों एक्टिविटी को प्लस। अब हम करेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस तीनों को, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये भी आ गया, ऊपर ऑपरेटिंग भी आ गया, इन्वेस्टिंग भी आ गया। ठीक है, हमने इन्वेस्टिंग निकाला, ऊपर ऑपरेटिंग निकाला, तो ये हमारा आ गया नेट कैश। इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वल, जो आपको क्वेश्चन में देगा। और जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, ये आ जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, कि हमारे पास एंड में इतना कैश बच रहा है। तो ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरऑल फॉर्मेट, कि हम कैसे इसको करने वाले हैं।
आपने हमें इस चीज के बारे में अभी नहीं बताया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। मैं बेटा आपको बता देता हूं, मैं चाहता तो जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं ना, आपको एज इट इज फॉर्मेट में यूज करता, क्योंकि मैं वहां जब बच्चों को बताता हूं ना, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि बेटा पहले निकाल लो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें ऐड कर लेना ट्रांसफर टू रिजर्व, उसमें ऐड कर लेना कोई भी डिविडेंड आपने पे किया है, चाहे वो परपोज्ड डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो। और क्योंकि बिफोर टैक्स चाहिए तो ऐड कर लेना प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपने टैक्स का प्रोविजन बना, जो भी आपने प्रोविजन, और इसमें से माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स। वैसे इतनी बात आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला रिफंड की, लेकिन मैंने तो आपको फिर भी बता दिया। सर आपने ये सब ऐड क्यों किया, आप हमें बताएंगे? बेटा मैं आपको बिल्कुल बता, रिजर्व कहां से बनता है, रिजर्व कहां से बनता है? सर रिजर्व बनता है प्रॉफिट में से, रिजर्व बनता है प्रॉफिट में से। आपने प्रॉफिट में से रिजर्व दे दिया, मेरी फर्म को ना 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 2 लाख प्रॉफिट में से मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिए रिजर्व में, और 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा हूं कंपनी को, सर उनको इनकम टैक्स वालों को कि जी हमें तो 50 का प्रॉफिट हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट देखेगा बैलेंस शीट, अरे रिजर्व कहां से बना दिया भैया, ये भी तो प्रॉफिट है। तो रिजर्व आपके किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का। वो आपसे पूरा प्रॉफिट पूछ रहा है बिजनेस का, वो आपसे पूरा प्रॉफिट पूछ रहा है बिजनेस का। तो आप बताओ डिविडेंड कहां से बांटे थे? प्रॉफिट में से। डिविडेंड कहां से बांटते थे? प्रॉफिट में से। तो वापस जोड़ो, रिजर्व कहां से बनाया? प्रॉफिट में से, वापस जोड़ो। तो आपको बनाना है वापस से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, क्योंकि मुझे ये एनपीबीटी चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए बता दिया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप यहां से एनपीबीटी बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बना। आपको समझ में आती है मेरी बात? हम इसको ऐसे यूज करके बना लेंगे, यहां लाकर वैल्यू डाल देंगे, और जो इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी हैं इसमें अभी, अब हम उनके बारे में धीरे धीरे करके बात करें। तो अब जो मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं आपको कैश फ्लो की चीजें नहीं रटा सकता, मैं आपको बैलेंस शीट समझा सकता हूं, क्योंकि कैश फ्लो में आपके पास आएगी बैलेंस शीट। तो अब मैं बैलेंस शीट में दी जाने वाली हर एक आइटम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और आप लोगों का कंप्लीट फोकस मेरे अगले 15 से 20 मिनट मुझे चाहिए होगा कि आपको पता चले कि चीजें कैसे होने वाली है, क्या नहीं वाली बात। तो हम फोकस करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो आप सारे हो इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट क्या, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। आप मुझे ये बताओ, ये होती है बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी, क्योंकि मैं भैया लायबिलिटी से ही सिखाऊंगा पहले आपको। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, ऊपर ही लिख दिया मैंने। ये डेट है 31 मार्च 2021, ये डेट है 31 मार्च 2022। कंप्लीट फोकस और सीएफएस आपका आज से। सबसे पहले आपको पता है बैलेंस शीट में कौन दिया होता है? सर सबसे पहले दिया होता है शेयर होल्डर्स। तो ये तो आप इंटेलिजेंट, आपने मुझे बता ही दिया। उसमें भी सबसे पहले कौन होता है? सर सबसे पहले होती है शेयर कैपिटल, होती है ना। उसमें दो आइटम मिल सकती हैं आपको, या तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगी, या आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगी या प्रेफरेंस शेयर। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल यहां 10 लाख है और यहां 12। अगर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो शेयर्स पहले 10 लाख थे आज 12 लाख के हो गए, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मैंने मार्केट में 2 लाख के शेयर इशू करे, मार्केट में 2 लाख के शेयर इशू करे। और शेयर की एक्टिविटी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। शेयर डिबेंचर लोन कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो पैसा आया, पैसा आया, कितने के शेयर इशू करे? 2 लाख के। आप देखो फाइनेंसिंग में ये लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर, आप यहां पर ऐसे लिख देते 2 लाख बिना किसी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्लियर है ना? सर अगर ये कम हो रहा होता
नेवर। इक्विटी शेयर होल्डर जिंदगी में कम नहीं हो सकते, ये ऑनर होते हैं कंपनी के, इनकी पेमेंट लिक्विडेशन पे होती है और कंपनी कभी बंद होती नहीं है। तो ऐसा आपको तो मिलने वाला है नहीं कि इक्विटी शेयर कैपिटल कभी कम होगी, ये हमेशा बढ़ेगी, ये हमेशा बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो फाइनेंसिंग में प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर आप लोग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर, आज से ये बात पक्की कर ली। प्रेफरेंस शेयर यहां 5 थे, यहां 6 थे, सर सेम ही तो हो गया ना। पहले प्रेफरेंस शेयर 5 थे, आज 6 हो गए। इस बात का मतलब 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए, इस बात का मतलब 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए, पैसा आया। आप सिमिलर चेक करो ना, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए डाल देना। सर ये तो बात बढ़िया हो गई है, लेकिन ये 5 से 4 भी हो सकते थे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इनकी पेमेंट करनी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, इसे मत भूलना। तो सर अगर ये 5 से 4 हो रहे हैं तो क्या हमने 1 लाख पे कर दिया? मैंने कहा हाँ जी, आपने 1 लाख पे कर दिया। ओहो सर, फिर तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम माइनस में लिख देंगे क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आपका आउटफ्लो हो गया, आपके पास से पैसे गए। तो ऐसा करके सर आपने हमें समझा दिया और हम समझ भी गए हैं कि शेयर कैपिटल में क्या होता है। एक लाइन में बोल दो बेटा, शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो पैसा आ गया और घट रहे हैं तो पैसा चला गया। बढ़ रहे हैं तो इश्यू कर दिया, घट रहे हैं तो रिडेम्पशन कर दिया, और इक्विटी शेयर कभी घटते नहीं है, ये आपको याद रखना है। सिंपल हुआ, शेयर कैपिटल आपकी बात हो गई खत्म। सर दूसरी बात तो मेरे प्यारे बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस होता है। दूसरे पे कौन होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें सबसे पहली चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली चीज क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साल के शुरू में 1 लाख और साल के एंड में 2.5 लाख। क्या मतलब है सर इस बात का? सर इस बात का मतलब है कि हमारे बिजनेस ने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो सर फिर इसे ऑपरेटिंग में ले जाएं क्या? हाँ जी, आ जाओ जरा, आ जाओ यहां आ जाओ। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले आपको जो निकालना है वो यही निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यही निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कितना प्रॉफिट आपको हुआ? 1.5 लाख। तो सबसे पहली चीज आप यही करेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसीलिए मैंने छोड़ा। ठीक है सर। सर अगर इसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूं बेटा, कोशिश करता हूं कि एक पर ही आया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L के बाद अगर आपको लिखा है जनरल रिजर्व, आपके सामने क्या लिखा है? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व पहले 1 लाख था, आज 1.5 लाख हो गया। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब आपने 50,000 रुपए रिजर्व में डाल दिए। इसका मतलब आपने 50,000 रुपए रिजर्व में डाल दिए। ओहो, डाल दिए तो प्लस कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि ये प्रॉफिट में से बनाया था। अभी बताई थी मैंने आपको बात, 50,000 रुपए रिजर्व में डाल दोगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। नहीं सर, प्रॉफिट तो अपना ही है ना, तो वापस ऐड करो ऑपरेटिंग में इसको प्रॉफिट बनाने के लिए। एक बच्चा बोला सर अगर ये कम हो रहा होता, यूजुअली 12th में होता नहीं है, यूजुअली 12th में होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लेते हैं ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व के नाम से, माइनस कर लेते हैं ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व के नाम से। क्लियर? ओके सर। सर और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आपके हिसाब से हो सकता है? बेटा एक चीज और हो सकती है, एसपीआर। एसपीआर अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा। मान लो यहां पर है नहीं और यहां 50,000, सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया है, पैसा आया, पैसा आया। और फाइनेंसिंग, शेयर डिबेंचर किसकी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो आपको ना एसपीआर बढ़ता ही नजर आएगा, आपको एसपीआर घटता नजर नहीं आने वाला, आपको एसपीआर बढ़ता ही नजर आएगा। और एसपीआर अगर कभी भी बढ़ता है, एसपीआर अगर कभी भी बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे सर? हम उसे फाइनेंसिंग में लिख देंगे, प्रोसीड्स में, प्रोसीड्स फ्रॉम एसपी। क्लियर हुआ? डन हुआ? सर ये तो शेयर होल्डर फंड तो पूरा ही खत्म कर दिया आपने तो। बेटा इतना सही तो होता है, ये तो लोगों के दिमाग में कैश फ्लो बैठी हुई है, मेरे दिमाग में थोड़ी है। कैश फ्लो तो बहुत आसान होती है जी, बहुत आसान होती है। ठीक है बच्चे,
आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो के हमारे अगले कंसेप्ट के साथ। ये आपको समझ में आ गई होगी बात होपफुली, तो मैं इसे हटा देता हूं अभी। ठीक है, आगे इसके बाद आपके सामने होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद आपके सामने कौन होता है जी? नॉन करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी में कौन होता है बेटा? मैं बिल्कुल देखो, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको मिलेंगी दो चीजें, हद करके दो चीजें। या तो लिखे होंगे डिबेंचर या लिखा होगा लोन। सर डिबेंचर भी फाइनेंसिंग में आता है, लोन भी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था शेयर डिबेंचर लोन तीनों फाइनेंसिंग में आते हैं, सोचना नहीं था मुझे इतना। यहां पर 1 लाख है, यहां 2.5 लाख है, ये वही 2021 है और ये 2022 है। अब आप खुद ही बता दो डिबेंचर 1 लाख से 2.5 लाख होने का मतलब क्या है? सर इसका मतलब आपने 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे, तो छोटी सी बात है सर, पैसे आ गए होंगे। तो बेटा मैंने तो आपको बोला था प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर डाल देना, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो भी आ रहा है। अरे सर इतना आसान है। डिबेंचर कम भी हो जाते हैं, जैसे लोन है, मान लो यहाँ लोन 1.5 लाख का है और अब है नहीं, तो ये क्या बता रहा है? शुरू में 1.5 लाख का लोन तब है ही नहीं, सर आपने पे कर दिया होगा ना, तो आपके पास से पैसा गया। लिख दो फाइनेंसिंग में रिडेम्पशन ऑफ लोन। ऐसे सेम डिबेंचर के लिए। तो अब एक बार में बोलूं, शेयर डिबेंचर लोन, बढ़ते हैं पैसा आ गया, घटते हैं पैसा चला गया, एक्टिविटी फाइनेंस। क्लियर? 100% क्लियर? यस सर। नाउ बस अब बची एक चीज, उसका नाम कौन है? करंट लाइबिलिटीज। उसका नाम है करंट लाइबिलिटीज। और इसमें सर हमारे पास है 4 चीजें। सबसे पहले सर, सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और इंटेलिजेंट बच्चे अगर आप हो तो बोरोइंग्स का मतलब ये आपको पता चल जाना चाहिए था, लोन। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? लोन। और लोन की एक्टिविटी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। तो जैसे इनका ट्रीटमेंट, बैंक कोडी पहले 1 लाख था, आज बैंक कोडी 1.5 लाख हो गया, यानी मैंने 50,000 ओवरड्राफ्ट ले लिया बैंक से, मेरे पास पैसा आ गया। और घट रहा होता तो पे कर देता, एक्टिविटी फाइनेंसिंग ही रहेगी, एक्टिविटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बैंक कोडी आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। फिर डन है सर। दूसरे में ट्रेड पेबल है, हाँ जी, इसमें क्रेडिटर और बिल पेबल मेन है। फिर अदर करंट लायबिलिटी, हाँ जी, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम मेन है। अनक्लेम डिविडेंड की बात आपसे बाद में करूंगा, बाद में, लेकिन ये 4 मेन है। तो हमारे पास ये 4 करंट लायबिलिटी। अगर आपने कहीं फोकस किया हो तो एक लाइन है, इस लाइन को देखो, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर क्या था ये? बेटा फोकस करोगे तो सब समझा दूंगा। देखो ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, इसके अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस है। ध्यान दो आप, मैं इसको हटा देता हूं यहां से नीचे वाले सेक्शन को, ठीक है। और जो हमारा सीए है, करंट एसेट्स भी कौन कौन सी करंट एसेट्स और कौन कौन सी करंट एसेट्स में जैसे इन्वेंट्री है, कैटर्स है, सीआर है, प्रीपेड एक्सपेंस है और एक्रूड इनकम, इनमें से कोई भी चेंज। और करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और एडवांस इनकम है, ये वाला। तो ये जो आइटम है ना बेटा, ये आपको बस यहीं पर ट्रीट करनी है। इनका ऐड करना है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, लेस करना है डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं बार बार? हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं ना। स्टॉक 2020 में 1 लाख, 2021 में 1.5 लाख। आप मुझे बताओ क्या रिप्रेजेंट?
स्टॉक रिप्रेजेंट करता है कि साल के शुरू में स्टॉक 1 लाख का था और आज 1.5 लाख है। इस बात का मतलब आपने 50,000 का, इस बात का मतलब आपने 50,000 का स्टॉक खरीद लिया। आप मुझे बताओ पैसा आया गया? पैसा गया ना? तो आप देखो ऐड का जब पैसा गया तो माइनस होना चाहिए, तो लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका पैसा भेज देता है। डेटर्स ले लो, एक एग्जांपल और ले लो। यहां 1 लाख के थे, आज 60 के रह गए। डेटर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसे देते हैं। साल के शुरू में 1 लाख के डेटर थे, अब 60 के डेटर रह गए, क्या पता 40 पैसे दे गए वो हमें, इसका मतलब 40,000 रुपए आ गए, तो पैसा आया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब पैसा आया, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इसलिए हम प्लस करते हैं क्योंकि पैसा आया। समझ गए? जी सर। अब एक करंट लायबिलिटी की बात कर लो, क्रेडिटर से ले लो, एक ही बार में समझ जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट। 1 लाख के क्रेडिटर थे, 70 के रह गए, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब 30,000 आपने पे कर दिए। तो आप बताओ पैसा आया गया? सर गया। तो गया तो मैं कह तो रहा हूं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है क्योंकि पैसा जाता है, और इंक्रीज होता है तो पैसा आता है। तो हो गई ना, इन सारे आइटम्स की बात यहीं खत्म हो गई। बैलेंस शीट का करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया मैंने एक बार में। ओके ना? पक्का पक्का ओके है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो कितनी बार घुमा घुमा के देखो, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है आपको, कैश फ्लो। ठीक है सर, हमें ये सब तो समझ में आ ही गया है। अब हम बात करेंगे अपने अगले कंटेंट की। मैं इसको हटा देता हूं बेटा, अभी इसका कोई काम नहीं। सर अब क्या रह गया बेटा? अब एक ही चीज रह गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और उसमें आपको यहां पर क्वेश्चन में दे सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 2020 है और ये 2021 है। यहां पर मान लो 1 लाख है और यहां पर 1.5 लाख। ये वाला आपको ऑपरेटिंग में प्लस करना है और ये वाला आपको ऑपरेटिंग में माइनस करना है, अगर एडजस्टमेंट आपको कुछ नहीं कहती। ठीक है सर, मतलब समझे नहीं हम तो सब बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 1.5 लाख का प्रोविजन आपने बनाया था टैक्स के लिए। प्रोविजन वास्तव में ये साल का देखो, 21 में आप प्रोविजन बना रहे हो, उठा के रख रहे हो पैसा, किसी को कैश में दे दिया क्या बाहर? ये भी दिया थोड़ी है किसी को, तो अपने पास ही रखा है। तो फालतू में प्रॉफिट कम क्यों कर रहे हो? फालतू में प्रॉफिट में से माइनस क्यों कर रहे हो इसको? जो पिछले साल 20 में 1 लाख रुपए प्रोविजन के उठा के रखे थे, वो टैक्स कब पे करोगे? इस साल। जो लास्ट ईयर टैक्स उठा के रखा था प्रोविजन, वो कब पे करोगे? इस साल। तो ये इस साल का खर्चा है। एक मिनट रुकना, अभी आप फॉर्मेट देखो, मैं आपको वहां से क्लियर करूं। ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर करते हैं हम ऐड, जो भी हमने मेड किया है, एमईडी मेड लिखा है। और अगर बैलेंस शीट नहीं है, वो मतलब अगर एडजस्टमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना ये करंट ईयर वाला होता है। फिर ये कौन सा होता है? करंट ईयर वाला। और यहाँ पे एंड में टैक्स पेड है, ये प्रीवियस ईयर वाला है। अगर बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर वाला, पिछले वाला। तो टैक्स का ट्रीटमेंट आपको ओके हो गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें? हाँ सर। अब हम लास्ट जाते हैं अपने एसेट्स की तरफ, और एसेट्स में बहुत ज्यादा मुझे कुछ यहां पर करना है नहीं, तो आप अगले 5-7 मिनट बस और फोकस कर लो, तो हम इसको कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट। तो सबसे पहले नॉन करंट में हम फिक्स्ड देख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड में भी हम टेंजिबल देखने की कोशिश करें। मान लो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, वही 2020-2021। पहले 10 लाख था और यहां पर 12। तो 10 से 12 लाख अगर लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है, तो इसका मतलब आपने 2 लाख की परचेज करी होगी, ऐसा क्या होगा? और इन्वेस्टिंग में जाता है एसेट्स खरीदने बेच रहा। ये रहा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप लिख देना 2 लाख माइनस में, ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि पैसा आपके पास से
मान लो कोई एसेट्स फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दे रखी है, 10 लाख है, 10 लाख से 9 लाख दे रखी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा सर 1 लाख की बेच दी क्या? बेटा यूजुअली तो नहीं बेची होती है। अगर ये कम हो रही है तो इसे हम डैप मानते हैं। कम हो रही है तो क्या मानते हैं? डैप मानते हैं। और ऊपर परचेज था ही, सर डैप मानते हैं, ठीक है। और डैप ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ये रहा डैप ऑपरेटिंग में प्लस होता है। सर क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। देखो ऐड करते हैं यहां पर हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। भैया आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने क्यों डाल दिया डेप को पी&एल में जब डेप कैश में होता ही नहीं है? तो आप तो कैश वाले खर्चों को देखो ना, कितना कैश आया कितना गया। तो डेप ने फालतू में आपका प्रॉफिट कम किया हुआ है, उसे बढ़ाओ वापस से। आप कैश वाले खर्चों से प्रॉफिट को कम करो, अदर से मत करो। तो ये बात समझ में आती है। आजकल बुक ने यह भी लिख दिया है कि आप चाहो तो सेल भी मान लेना, आप चाहो तो सेल भी मान लेना, लेकिन अजम्पशन का नोट दे देना लिख के, अजम्पशन का नोट दे देना लिख के। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आप इसको डैप ही देखोगे। एक आध क्वेश्चन ग्रेवाल सर ने इस साल कर दिया है ऐसे, लेकिन आप मोस्टली क्वेश्चन में डैप ही। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे मान लो गुडविल, ये आप यहां पर ध्यान से समझ लेना बेटा। गुडविल 10 लाख से 12 लाख हो गई, इसका मतलब तो मैंने परचेज कर लिया। अभी परचेज गुडविल आप शेयर में भी पढ़ रहे थे, तो गुडविल मैंने 2 लाख की परचेज कर लिया, पैसा गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख गया। सर क्या कम भी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। गुडविल 10 लाख से 8 लाख भी हो सकती है। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है राइट ऑफ। सेल मत मान लेना, राइट ऑफ मान लेना, राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब ये पी&एल में अमोर्टाइज, जिसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ये अमोर्टाइज कर दी। अब गुडविल अमोर्टाइज हो गई, नॉन कैश है, ये भी नॉन कैश है, तो सर इसको भी क्या करो? सर इसको भी प्लस कर दो। यहां ध्यान से देखो, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो इसके लिए एक नोट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, इंटेंजिबल एसेट्स अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग में लेस होती है, परचेज मानते हैं। और अगर घटती है तो ऑपरेटिंग में प्लस होती है, रिटर्न ऑफ। ठीक है सर, डन है। थोड़ा सा और बस, बिल्कुल लास्ट हम पहुंच चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। अब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मान लो पहले 10 लाख की थी, आज 15 लाख हो गई। आप खुद ही बता दो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सर आपने कहीं पैसा लगा दिया, 10 लाख थे पहले इन्वेस्टमेंट में, 15 लाख हो गए, यानी आपने 5 लाख और लगा दिया, आपने परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास से पैसा गया। अब पैसा गया तो कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर क्या इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 7 लाख भी हो सकती थी? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती थी। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लिया हो, बेच दिया हो किसी को, तो पैसा आ गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता ना मेरे बच्चों, वो तो नहीं होता। हाँ सर बात तो ठीक है। और इसके बाद आपकी बची करंट एसेट्स, जो मैं सारे ट्रीटमेंट आपको बता चुका हूं भी वर्किंग कैपिटल चेंज में। और एंड में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, पहला क्वेश्चन कराऊंगा इसका यूज क्या है। तो ये हमारे सारे ट्रीटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट करनी है आज के, और हमारा कंप्लीट कैश फ्लो सिनेरियो आप जान चुके हैं। अभी फॉर्मेट में बहुत सारी बातें हैं जो एडजस्टमेंट के साथ में डिक्लेयर होंगी, वहां पर बताई जाएंगी कि वहां पर किसमें क्या है। आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ही मजे में चलता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।